यहाँ पे हम मंगोल राजवंश के विषय में पढ़ रहे हैं, द मंगोल डायनेस्टी। हाँ बेटा प्रियंका, ये आपका इंटरनेट वीक है क्या? यस सर। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपने बेटा बुक अरेंज करी या नहीं कर पाए अभी तक? बोल सर रहे कर थे ना ली। शायद। अच्छा, ले आए बेटा। स्कूल से ली हैं या बाहर से? तो स्कूल से। ओके, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अपनी रेगुलर क्लास ज्वाइन किया करो अब बेटा, ठीक है? तभी सही से समझ में आता है। अभी बाकी बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्या बात है पता नहीं। इनको बोल के बुलाना पड़ता है, हमें कॉल करनी पड़ती है तभी आते हैं। टाइम फिक्स फिक्स है फिर भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, बताओ। मधु, अंशु, ये जतिन है, योगेश है, ये कंटिन्यू आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये अंशु और ये मधु, ये तो ज्यादातर रेगुलर रहते हैं, लेकिन अब ये भी बच्चे कम आ रहे हैं, क्या बात है। हाँ, अब अंशु बेटा, हाँ थोड़ा टाइम से आया करो बेटा। 11 o'clock आपकी स्टार्ट हो चुकी क्लास। ठीक है बेटा, इसको शुरू करते हैं। पेज नंबर है आपका ये 116। ये पिक्चर दी हुई है यहाँ पे नीचे, हम चंगेज खान का पिक्चर देख पा रहे हैं। चंगेज खान के 4 बेटे थे और उसके बाद में उनके पोते, उन सब का यहाँ पे एक ट्री के रूप में यहाँ पे चित्रण किया गया है, किस तरह से उनका राजवंश जो है आगे बढ़ा है, या उनके उत्तराधिकारियों के बारे में बताया गया है। ये जितने ऊपर दिख रहे हैं ये सारे उत्तराधिकारी हैं और नीचे चंगेज खान है, क्योंकि इस पेड़ की मेन शाखा है वो। आप देख सकते हैं मंगोल डायनेस्टी में ये शासक रहे हैं। इधर इस शासक का नाम देखिएगा, जोची नाम है, जोची। जिसका इसका बेटा है ये। दूसरा बेटे का नाम है चगताई। तीसरे बेटे का नाम है ओगोदेई और चौथे का नाम है तोलोय। और ये तोलोय जो है, यहाँ तोलोय का बेटा है मोंके और कुबलाई और हुलेगू यहाँ पे। और
ये एरिड बॉके, ये भी एक अलग से इसका पिक्चर नहीं दिखा रखा है, तो ये 4 बेटे इस तोलोए के हैं। तोलोए का पिक्चर यहाँ पे शो नहीं किया गया है। अच्छा बेटा, इसमें हम आगे पढ़ते हैं। Genghis Khan had already fashioned a rapid courtier system। चंगेज खान का एक बहुत ही तीव्र दरबार प्रणाली उसने शुरू कर रखी थी, यानी संचार प्रणाली भी इसे कह सकते हैं। दरबार के अंदर बहुत ही तीव्रता से काम होता था। दैट कनेक्टेड द डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज रिजाइम, और यानी चंगेज खान के समय के दौरान एक उन्नत संचार व्यवस्था देखने को मिलती थी, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से भी कनेक्टिविटी बनी रहती थी। फ्रेश माउंट्स एंड डिस्पैच राइडर्स वर प्लेस्ड इन द आउटपोस्ट एट द रेगुलरली स्पेस्ड डिस्टेंसेस, यानी नियमित दूरी के साथ यानी नए नए जो भी जैसे सेना के जो जवान होते थे खास तौर पर इस पर्पज से लगाए जाते थे, जो इस तरह के पत्र व्यवहार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज को पहुंचाते थे, और उनकी तैनाती आउटपोस्ट पर होती थी। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन सिस्टम द मंगोल नोमैड्स कंट्रीब्यूटेड a tenth of their herd। यहाँ संचार व्यवस्था की देखरेख के लिए या उसके मुआवजे के तौर पर मंगोल यायावर लोगों से उनके उनके पशुओं के 10वें हिस्से के बराबर उनसे टैक्स लेते थे। आइदर हॉर्सेज और लाइव स्टॉक, या तो वो घोड़े के रूप में होता था या फिर अन्य पशुओं के रूप में। एज प्रोविजन, इस तरह का प्रावधान रखा गया था। दिस वाज कॉल्ड कुबकुर टैक्स, इसे कुबकुर टैक्स के नाम से जानते थे। लेवी दैट द नोमैड्स पेड विलिंगली फॉर द मल्टीपल बेनिफिट्स दैट इट ब्रॉट, यानी जिन लोगों ने इस तरह के टैक्स को दे दिया, यायावर लोगों ने जिन जिनको यानी लेवी दैट द नोमैड्स पेड विलिंगली फॉर द मल्टीपल बेनिफिट्स दैट इट ब्रॉट, यानी जो यायावर लोग थे जिन लोगों पे इस तरह का टैक्स थोप देते थे, तो जो लोग अपनी इच्छा से इस तरह के बेनिफिट्स को अदा कर देता था या इस तरह के टैक्स को भर देता था, तो उसको तरह तरह के लाभ उनके द्वारा प्रदान किए जाते थे। द कोरियर सिस्टम, जिसे याम कहा गया है, वाज फर्दर रिफाइंड आफ्टर गेंगिस खान डेथ। चंगेज खान की मृत्यु के बाद यहाँ पर कोरियर सिस्टम को, जो कि संदेश प्रणाली है, उसे भी दुरुस्त किया गया। इट्स स्पीड एंड रिलायबिलिटी सरप्राइज ट्रेवलर्स, यहाँ यात्रियों को विश्वास नहीं होता था कि जो उनकी जो गति है या फिर उनकी विश्वसनीयता है वो आश्चर्यजनक रही थी। इट enabled द ग्रेट खान्स टू कीप ए check on the developments at the farthest and of end of their regime across the continental landmass। और इससे चंगेज खान के ही वंश से संबंधित एक महान खान जो शासक रहे थे, वो अपने यानी फार्थ ईस्ट का मतलब होता है कि जो बहुत दूरवर्ती पूर्व के क्षेत्र को वो चेक कर पाते थे, उसका परीक्षण कर पाते थे, और अपने महाद्वीपीय क्षेत्र के अंदर वह पूरी तरीके से अपने साम्राज्य की परिस्थितियों को भी देख सकते थे कि कौन लोग विद्रोह कर रहा है और कौन लोग नहीं कर रहा है। यहाँ आगे देख सकते हैं, द कनक्यूर्ड पीपल हाउएवर हार्डली फेल्ट ए सेंस ऑफ एफिनिटी विद देयर न्यू नोमैडिक मास्टर्स।
और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जीते हुए क्षेत्र होते थे, जीते हुए प्रदेश के जो लोग होते थे, वो अपने यायावर स्वामियों को कभी कभार ही देख पाते थे, उन्हें अनुभव कर पाते थे, क्योंकि उनसे उनका सामना कभी कभार ही होता था। ड्यूरिंग द कैंपेन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी की मध्य अवधि में इस तरह के सैन्य अभियान आयोजित किए गए थे। सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, शहरों को बर्बाद कर दिया गया था। एग्रीकल्चरल लैंड्स लेड वेस्ट, और कृषिगत जो भूमि थी उसे यानी तहस नहस कर दिया गया था। ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन डिस्टर्प्टेड, और व्यापार और जो शिल्प कला से संबंधित जो भी चीजें थी वो भी बर्बाद हो गई थी। टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, लगभग 10,000 लोग जो थे, एग्जैक्ट फिगर्स आर लॉस्ट इन द एक्सक्रेटेड रिपोर्ट ऑफ द टाइम, वर किल्ड, यानी 10,000 लोगों को उस समय एग्जैक्ट उसकी रिपोर्ट तो यानी खो चुकी है, लेकिन इतने लोग मारे गए थे। इवन मोर एनस्लेव्ड, और इससे भी ज्यादा लोगों को गुलाम बना लिया गया था। ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, सब में सभी वर्गों के जो लोग थे, फ्रॉम द एलाइट्स टू द पीजेंट्री सफर्ड, यानी अभिजात वर्ग से लेकर और पीजेंट्री यानी किसान वर्ग तक के सभी वर्ग प्रभावित हुए थे। इन द रिजल्टिंग इंस्टेबिलिटी, और इसका परिणाम यह रहा कि शासन में अस्थिरता देखने को मिली। द अंडरग्राउंड कैनल्स कॉल्ड कनाट्स इन द एरिड इरानियन प्लेट्यू could no longer receive periodic maintenance। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अंडरग्राउंड नहरें निकाली गई थी, जिन्हें कनात के नाम से जाना जाता था, जो कि ईरान के अंदर सूखाग्रस्त जो पठारी क्षेत्र है उसको पानी देने के लिए तैयार की गई थी, उसकी मेंटेनेंस लंबे समय तक नहीं हो सकी। एज दे फेल इनटू द डिसरिपेयर द डेजर्ट क्रैप इन, और यहाँ पर जो है ज्यादा लंबे समय तक इसकी मरम्मत ना होने की वजह से मरुस्थल ने इसे ढक लिया। दिस लेड टू एन इकोलॉजिकल डिवास्टेशन ऑफ दिस विच पार्ट ऑफ द खुरासान नेवर रिकवर्ड। और इस समय यहाँ पे एक पारिस्थितिकी का बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला, और जो कि खुरासान जो इस क्षेत्र के अंदर पहले खुरासान के आसपास जो क्षेत्र इसमें होते थे, अब ये खुरासान दोबारा से प्राप्त नहीं हो पाया। Once that dust from the campaign had settled, एक बार जब सैन्य अभियान के तौर पर लोग जाकर के अपनी व्यवस्था कर लेते थे या बस जाते थे, यूरोप एंड चाइना वर टेरिटोरियल लिंक्ड, यूरोप के लोग और चाइना के जो लोग थे वो क्षेत्रीय संबंध रख पाते थे। इन पीस असर्ट इन माई मंगोल कॉन्क्वेस्ट पैक्स मंगोलिया ट्रेड कनेक्शंस मैच्योर्ड। यहाँ ये बताया गया है कि शांति के समय के दौरान मंगोलों की जो जीत के जिन जिन क्षेत्रों पे हुई थी, जैसे पैक्स मंगोलिया मंगोलों की जीत का एक उदाहरण बन रहा है, जहाँ पे व्यापारिक संबंध जो हैं वो बहुत ही समृद्ध हो चुके थे। कॉमर्स एंड द ट्रेवल अलोंग द सिल्क रूट रीच्ड इट्स पीक अंडर द मंगोल, बट द अनलाइक बिफोर द ट्रेड रूट्स डिड नॉट टर्मिनेट इन चाइना। यहाँ पे वाणिज्य और जो यात्रा का जो मार्ग था वो सिल्क रूट को चुना गया था, और इस मंगोलों के समय पर यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। उस दौरान जो है चाइना से ट्रेड रूट्स डिड नॉट टर्मिनेट इन चाइना, चाइना के अंदर इस तरह के यात्रा व्यापार मार्ग जो थे वो टर्मिनेट नहीं हो पाए थे। दे कंटिन्यूड नॉर्थ इनटू मंगोलिया एंड टू कराकोरम, ये इस तरह के जो व्यापार मार्ग थे वो मंगोलिया और कराकोरम तक जुड़े हुए थे। द हार्ट ऑफ द न्यू एम्पायर, जो कि नए साम्राज्य का दिल होता था। कम्युनिकेशन एंड द ईज ऑफ द ट्रेवल वाज वाइटल टू रिटेन द कोहेरेंस ऑफ द मंगोल रिजाइम। यहाँ संचार और जो यात्रा करने में जो आसानी रहती थी उसकी वजह से मंगोल साम्राज्य के अंदर बहुत ही कोहेजन, बहुत ही समायोजन और अच्छा माहौल देखने को मिला। ट्रेवलर्स वर गिवन ए पास, यात्रियों को एक पास दिया गया था। ए पेजा इन पर्सियन, फारसी के अंदर जिसे पेजा कहा जाता था, एंड गैरेज इन द मंगोलियन भाषा में जिसे गैरेज कहा जाता था। ये एक ऐसा पास होता था जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर के अपना व्यापार करके वापस जा सकता था फॉर सेफ कंडक्ट, और इस तरह का सुरक्षित व्यापार के लिए किया गया था। ट्रेडर्स पेड द बेस्ट टैक्स फॉर द सेम पर्पस, और जो व्यापारी वर्ग होते थे इसी तरह का जो टैक्स होता था
वो उसका भुगतान करते थे। ऑल एक्नॉलेजिंग देयर बाय द अथॉरिटी ऑफ द मंगोल खान। और ये किसकी वजह से हो रहा था? मंगोल खानों से हो रहा था, मंगोल शासकों की वजह से हो रहा था। द कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन द नोमैडिक एंड द सेडेंटरी एलिमेंट्स विद इन द मंगोल एम्पायर इज थ्रू द 13th सेंचुरी। 13वीं सदी से यहाँ पर मंगोलों के साम्राज्य के अंदर कुछ यायावर साम्राज्य जिसे कह सकते हैं, या सेडेंटरी एलिमेंट, ऐसे कुछ ऐसी चुनौतियां पैदा होने लगी मंगोल साम्राज्य के अंदर 13वीं सदी में। इन द 1230s फॉर एग्जाम्पल द मंगोल वेज देयर सक्सेसफुल वॉर अगेंस्ट द चाइना डायनेस्टी इन नॉर्थ चाइना। उत्तरी चाइना के अंदर चीन राजवंश के खिलाफ मंगोलों ने 1230 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा। There was a strong pressure group within the Mongol leadership that advocated the massacre of the all peasantry। और यहाँ ये बताया गया है 1230s for Mongol as the Mongol waged their successful war against the China Qin dynasty in North China। उत्तरी चाइना के अंदर चिन जो राजवंश है उसके खिलाफ उन्होंने मंगोलों ने एक सफलतापूर्वक जो है अभियान भी चलाए और उनके खिलाफ इस तरह के उनसे टैक्स भी वसूले। एंड देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप, एक बहुत ही मजबूत दबाव समूह देखने को मिला जो कि मंगोल नेताओं पे एक दबाव समूह कार्य कर रहा था। दैट एडवोकेटेड द मैसेकर ऑफ द ऑल पीजेंट्री, जिसने शहीदों की शहादत, जो किसानों की शहादत हुई थी, उसको प्रोत्साहन दिया, उस मुद्दे को महत्वपूर्ण बनाया। एंड द कन्वर्जन ऑफ देयर फील्ड्स इनटू द पास्चर लैंड्स, और उन किसानों की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहा कि जो खेती के लायक जमीन होती है उसको यानी चरागाह के रूप में बदल दिया गया था। बट बाय द 1270s 1270 तक आते आते व्हेन द साउथ चाइना वाज एनेक्स्ड टू द मंगोल एम्पायर, जब दक्षिण चीन को मंगोल लिया गया था डिफीट ऑफ द सुंग डायनेस्टी, सुंग राजवंश की हार के बाद। गेंगिस खान ग्रैंडसन, गेंगिस खान के जो यानी चंगेज खान के जो पोते थे, जिनका कुबिलाई खान जिनका नाम था, वो 1294 ईस्वी में अपीयर्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पीजेंट्स। वह किसानों के हितैषी शासक के रूप में सामने आया। एंड द सिटीज, और शहरों की सुरक्षा करने वाला या उसको उनको बचाने वाला के रूप में प्रतीत हुए। इन द 1290s 1290 में द मंगोल रूलर ऑफ ईरान, जो कि मंगोल शासक जो कि ईरान में शासन कर रहे थे, गजन खान 1304 जो कि 1304 में गजन खान, ए डिसेंडेंट ऑफ गेंगिस खान यंगेस्ट सन तोलोय, जो कि तोलोय जो कि चंगेज खान का बेटा था, उसका एक सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था गजन खान, ये 1304 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी बना। वन फैमिली मेंबर्स, उसने परिवार के सभी सदस्यों को चेतावनी दी। एंड अदर जनरल टू अवॉइड प्लैगिंग द पीजेंट्रीज, और उसने ये भी कहा कि किसानों को और ज्यादा तंग करने की कोशिश ना करें। इट डिड नॉट लीड टू स्टेबल प्रॉस्पेरस रियल्म, इसकी वजह से समाज के अंदर या राज्य में स्थिरता नहीं आती है। ही एडवाइज्ड इन ए स्पीच हु सेडेंटरी ओवरटोन्स वुड हैव मेड गेंगिस खान शडर। यहाँ पे बताया कि उसने सलाह दी कि मेरा कहना इतना है कि आप अपने जितना का आपसे कहा जाता है आपका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो चंगेज खान के गुस्से के शिकार आप बनेंगे। नॉट द एरियाज ट्रेवर्स by the silk route and the goods that were available to traders along the way। यहाँ बताया गया है कि इनमें से कोई भी मार्ग ऐसा उपलब्ध नहीं था जैसे सिल्क रूट हो या कोई भी इस तरह का रूट जिसके जरिए माल को उस समय भेजा जा सके था। दिस मैप डज नॉट रिफ्लेक्ट वन ऑफ द ईस्टर्न टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सिल्क रूट ड्यूरिंग द हाइट ऑफ मंगोल पावर। मंगोल शक्ति के चरमोत्कर्ष के दौरान यहाँ पर सिल्क रूट का जो ईस्टर्न टर्मिनल पॉइंट है वो नहीं दिखाया गया है। कैन यू प्लेस द मिसिंग सिटी, आप छूटे हुए उस शहर को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें बुखारा और समरकंद डाल सकते हैं और आगे देख सकते हैं बेटा। कैन यू प्लेस द मिसिंग सिटी, कुड इट हैव बीन ऑन द सिल्क रूट इन द 12th सेंचुरी, व्हाई नॉट, कि 12वीं सदी में सिल्क रूट के अंदर सिल्क रूट का ये हिस्सा क्यों नहीं हो सकता था और ऐसा क्यों नहीं हो पाया। ये मंगोलों के आप देख पा रहे होंगे इस मानचित्र के अंदर, मंगोलों के द्वारा समय समय पर किए गए सैन्य अभियानों को तीर के माध्यम से, तीर के निशान के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ अरबिया क्षेत्र है, ये अरबियन सागर है जी, हमारा इंडिया है, आप देख सकते हैं बर्मा है, और इसके अंदर जस्ट ऊपर ये कौन सा प्रदेश है, यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत से ऊपर चाइना है, ये बीच में जो है
ये कौन सा जो है, ये चगताई एम्पायर, यानी चगताई जो उसका बेटा था चंगेज खान का, उसका ये साम्राज्य यहाँ पे देखने को मिलता है। इधर ये रसिया का भाग दिख रहा है, जो कि मास्को नामक शहर यहाँ पे दिख रहा है, मास्को इसकी राजधानी है। तो ये विस्तार जो है ये आपको ये समझाने के लिए है। अब आगे चलते हैं बेटा। द कॉन्ट्रोडिक्शंस बिटवीन द नोमैडिक, ये हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर आइएगा, गजन खान स्पीच। गजन खान ने क्या भाषण दिया? गजन खान 1295 से लेकर 1304 में शासक बना। वाज द फर्स्ट सेकंड खानिद रूलर टू कन्वर्ट टू इस्लाम। ऐसा शासक था, ये खानिद शासकों में से एक था जिसने क्या किया था, रूलर टू कन्वर्ट टू इस्लाम, जो कि दूसरे किसी धर्म से बिलोंग करता था, लेकिन बाद में उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। ही गेव द फॉलोइंग स्पीच टू द मंगोल तुर्किश नोमैड कमांडर्स। उसने यायावर समुदाय के मंगोल कमांडर्स के नाम से इस तरह के भाषण दिया। A speech that was probably drafted by his Persian वजीर रईसुद्दीन। और उसने एक भाषण के जरिए शायद ये ड्राफ्ट करने की कोशिश की, इस तरह के नियम तय किए कि जो पर्शियन वजीर रईसुद्दीन, एंड इंक्लूडेड द मिनिस्टर्स लेटर, और यहाँ तक कि मंत्रियों के पत्र को इसमें शामिल किया गया। रईसुद्दीन जो कि उसका वजीर था, उसके विचारों को भी इसमें शामिल किया। आई एम नॉट वन ऑन द साइड ऑफ पर्शियन पीजेंट्री। मैं फारसी किसानों के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। इफ देर इज ए पर्पज इन द प्लेइंग देम ऑल, और अगर उन्हें तंग किया जाता है, देयर इज नो वन विद मोर पावर टू डू दिस देन आई। और इस दुनिया में कोई ऐसा ताकतवर नहीं है जो मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हो और इनके खिलाफ ऐसा कर सके। लेट अस रोप देम टुगेदर। आइए इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ते हैं। बट इफ़ यू विश टू बी सर्टेन ऑफ द कलेक्टिंग रेन, लेकिन अगर आप इस तरह की इच्छा रखेंगे अनाज को इकट्ठा करने से संबंधित, एंड फूड फॉर योर टेबल्स, और इन द फ्यूचर, और अपने भविष्य के अंदर इस तरह के भोजन परोसने के लिए के बारे में ज़्यादा टेंशन रखेंगे, आई मस्ट बी हार्श विद यू, तो मैं तुम्हें कोई सहयोग नहीं करूँगा और मेरा व्यवहार अच्छा नहीं होगा। यू मस्ट बी टॉट रीजन, तुम्हें जरूरी ही तर्क समझाया जाएगा। इफ़ यू इंसल्ट द पीजेंट्री, अगर आपने किसानों का अपमान किया, एंड टेक देयर ऑक्शन, उनके बैल ले लिए, एंड सीड एंड टेम्पल, उनके बीज ले लिए, एंड ट्रैम्पल देयर क्रॉप्स इनटू द ग्राउंड, और उनकी जमीन के अंदर उनकी फसलों को मिला दिया या रद्द कर दिया, या उसे मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। What will you do in the future? आप भविष्य में उस समय क्या करोगे? The obedient peasantry must be distinguished from the peasantry who are rebels. इस तरीके से जो किसान हैं वे किसान मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द peasantry who are rebels। यहाँ ये बताया गया कि जो ओबीडेंट किसान है, यानी जो कहना मानते हैं, किसान की जो भी बात होती है उनका कहना मान लेते हैं, उन्हें ओबीडियंट पीजेंट्री कहा जाता है। जो नहीं मानते हैं उनको सिर्फ पीजेंट्री मान रखा है, और यहाँ पे उनको विरोधी का दर्जा भी दे रखा है। यहाँ तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? और आगे देखिए, फ्रॉम गेंगिस खान रीन इटसेल्फ, चंगेज खान का अपना जो राजवंश था, अपना शासन था। मंगोल हैड रिक्रूटेड सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम द कॉन्क्वर्ड सोसाइटी, मंगोल ने जीते हुए समाज के प्रशासन को ढालने के लिए नए नए सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स को नियुक्त किया, सिविल प्रशासकों को नियुक्त किया। दे व समटाइम्स मूव्ड अराउंड, वे कभी कभी यहाँ का दौरा करते थे, इन क्षेत्रों का दौरा करते थे। चाइनीज सेक्रेटरी डिस्प्ले डेप्लॉयड इन द ईरान, ईरान के अंदर चीन की सेना को डेप्लॉय किया गया था या वहाँ पे लगाया गया था। पर्शियन इन चाइना, और फारसी सेना को चाइना में लगाया गया था। दे हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द डिस्टेंट डोमिनियंस एंड द बैकग्राउंड्स, एंड द training were always useful in the blunting and the harsher age of the nomadic predation और sedentary life। यहाँ ये बताया गया है कि चाइना की सेना को ईरान में लगाया गया और फारस की सेना को चाइना में। एंड दे हेल्प इन द इंटीग्रेटिंग डिस्टेंट डोमिनियंस, और इससे एक दूसरे के अधिराज्य को नज़दीक आने का मौका मिला, एक दूसरे को मदद मिली इस बात से। एंड
देयर बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग वर ऑलवेज यूजफुल, और उनकी जो पृष्ठभूमि होती थी और उनका जो प्रशिक्षण होता था वो हमेशा ही बहुत लाभदायक था इन ब्लंटिंग द हार्शर एज ऑफ द नोमैडिक प्रेडेशन इन द सेडेंटरी लाइफ। और इस तरह के यायावर समुदाय के अंदर जो है एक जीव दूसरे जीव का शिकार करता है, तो इस तरह का एग्जाम्पल लेकर के समझाया गया है। द मंगोल खान्स ट्रस्टेड दैम एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू टू रेज रेवेन्यू फॉर द कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस। मंगोल जो हैं खान के से जब तक उस विषय पर जुड़े रहे, जब तक कि उनका जो है राजस्व से संबंधित मुद्दा उठता रहा। इन द 1230s 1230 में द चाइनीज मिनिस्टर ये लू जुवेन्नी family played a similar in the through the latter. After Raisuddin drafting the speech that Ghazan Khan delivered to his Mongol and compatriots, asking them to protect not horse and not peasantry. यहाँ क्या बताने की कोशिश की गई है? नॉट हार्स द पीजेंट्री है बेटा। चाइना के अंदर एक मिनिस्टर होते थे जिनका नाम था ये लू। क्या नाम था? ये लू। और CHUTSAI इस तरीके से नाम उन्होंने दिया है इसको। यहाँ पे एक जुवेन्नी, जिसको जुवेन्नी बोला था कल मैंने, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे ईरान के अंदर। लेटर हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी, और 13वीं सदी के अंत में भी ऐसा ही कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द सेंचुरी, और शताब्दी के अंत में, द विक्शर रईसुद्दीन ड्राफ्टेड द स्पीच। रईसुद्दीन ने एक स्पीच छोड़ दिया दैट गजन खान डिलीवर्ड टू दिस मंगोल कैप्टरिस्ट आस्किंग देम टू प्रोटेक्ट। और मंगोल शासकों ने अपने आप की सुरक्षा के लिए उससे मन्नत मांगी। एंड द पेजेंट्री, और किसानों को भी इस तरह की मन्नत मांगी। यहाँ तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? कोई भी नहीं? यहाँ कुछ पूछना चाहे पूछो। प्रियंका, अंशु, आज मधु नहीं आई बेटा। हाँ बेटा, +1 क्लास प्रियंका, अंशु, यू कैन आस्क नाउ। नो सर। चंगेज खान का बेटा कितना बड़े क्षेत्र के अंदर उसका रुतबा था, किस किस तरीके से शासन कर रहा था, उसकी कितनी अच्छी कठोर नीतियां उसकी थी, तो उसकी वजह से उसके नियम सारे जो लागू होते थे, उसके बताया हुआ काम समय से पूरा होता था। इस तरह से बहुत सी पॉजिटिव जो है रेस्पॉन्सेज वो मिलते हैं। पूछना चाहे पूछिएगा बेटा, कोई भी टॉपिक है, इस लेसन का हो, पिछले का हो। चंगेज खान का जो ये टॉपिक है ये हमने पढ़ लिया है यहाँ तक। अब इससे कल पढ़ाया जाएगा। द प्रेशर ग्रुप टू सेडेंटराइज वाज ग्रेटर इन न्यू एरियाज ऑफ द मंगोल डोमिसाइल areas distant from the original steppe habitat of the nomads. By the middle of the 13th century, the sense of a common patrimony shared by all brothers was gradually replaced. ठीक है बेटा। अंशु, प्रियंका, आप पूछते तो नहीं हो, बच्चे भी बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, आप लीव कर सकते हैं आप भी।